एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने दर्पण में हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी और लेखक भी हैं और बाकी जानकारी हमको अग्रवाल जी देंगे। चलिए, अब मैं लखनऊ आया हूं इनसे जानकारी लेने के लिए। के अग्रवाल जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप कब से रंगमंच में ये लखनऊ में जुड़े? मैं 1973 में लखनऊ आया था। अच्छा। इंजीनियरिंग पास करके यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, जिसको आजकल IIT रुड़की कहते हैं। हाँ, तो IIT रुड़की से पास करके मैं 1973 में यहाँ बिजली विभाग में यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लखनऊ में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त हुआ। और तभी से 1973 से ही मेरी रंगमंच की यात्रा शुरू हो गई। क्योंकि यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले वो जगह ढूंढी जहाँ से के रंगमंच पे मैं कुछ कर सकूं। हालांकि क्योंकि मुझे शौक पहले से था। मैं IIT रुड़की में भी वहाँ हम लोग का इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स क्लब होता था। अच्छा। जिसमें साल में 1-2 फंक्शन होते थे और उसमें अच्छे स्तर के बड़े बड़े प्लेज भी होते थे। तो मैं वहाँ से ही, और वहाँ भी मैं लिखता था। वहाँ के लिखे मेरे कई नाटक और कई छोटे छोटे हास्य नाटकें यहाँ टीवी पे हुई यहाँ आने के बाद। अच्छा। तो यहाँ आते ही सबसे पहले मैंने ये ढूंढा कि हम कहाँ से रंगमंच कर सकते हैं। तो मैंने फिर यहाँ संकेत नाट्य संस्था थी। हाँ, वो उसका उसी साल उसका जो है स्थापना हुई थी। तो मैं, आप कह सकते हैं कि लगभग उसके संस्थापक सदस्यों में से हूँ। तो KB चंद्रा साहब उसके निदेशक थे, वो सूचना विभाग से थे। मैं था और हम 3-4 लोग थे। तो उस संकेत से हमने अपना शुरुआत करी। तो उस समय बतौर आप अभिनेता थे, कलाकार थे, उसके बाद क्या? तब तो बस थे, क्या थे क्या नहीं थे वो तो बाद में जैसे आए। हाँ, सीखा हमने रंग का मंच में। मतलब सीखने के नाम पे एक तरह से बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे कि समंदर में कूदा दिया गया। हाँ, और अब तैरिए। तो हुआ ये कि जैसे ही हम आए तो जो प्ले वगैरह चल रहे थे, तो हमने आके, क्योंकि इंजीनियर थे और बिजली विभाग में भी थे, सब कुछ पढ़े लिखे थे, तो इसके प्रबंधन पे भी ध्यान दिया। तो फिर ब्रोशर छापना, टिकट छापना, हॉल की व्यवस्था देखना, सेट लगाना, सेट डिज़ाइन करना, उसकी रंगाई पुताई करना, फिर लाइट्स के बारे में देखना, लाइट के पक्ष को समझना, ये सब कुछ किया। और आपको आश्चर्य होगा कि लगभग अगले ही साल, मतलब मुझको एक पूरा प्ले मैंने लिखा क्या, वो आयन रैंड, नाइट ऑफ जनवरी 16 आयन रैंड का एक प्ले था। वो मेरे को मिला। मैंने उसका हिंदुस्तानी एडेप्टेशन किया और उस एडेप्टेशन को करके हमने सोचा था KB चंद्रा उसको निर्देशित करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा तो भी करो। तो हम निर्देशित करना शुरू कर दिया। तो फिर उसमें ये हुआ कि कास्ट थोड़ी बड़ी थी तो रोल कर लो, तो रोल भी कर दिया। रोल करने लगे, फिर वो नाटक हो गया। अब कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, वो एक बड़ा दुखद अनुभव था कि उसमें इतना ज्यादा, मतलब एक तनावपूर्ण स्थितियां रही कि खुद लिखा भी है, खुद डायरेक्ट भी कर रहे हैं, खुद एक्ट भी कर रहे हैं, टीम भी जुटा रहे हैं, सेट भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन वो अनुभव जो है वो आज तक काम आया। उसके बाद वो नाटक कानपुर में मिस्टर कुलकर्णी, उन्होंने किया इस नाटक को। ये कानपुर की जो ये डॉक्टर वर्मा की संस्था थी, हाँ, तक्षशिला, उसमें उन्होंने उस नाटक को बहुत सफलतापूर्वक किया। तो उसमें आपने रोल भी किया कानपुर वाले में? ना, कानपुर वाले में रोल नहीं है। कानपुर वाले में सिर्फ मेरी स्क्रिप्ट थी। हाँ, नाइट ऑफ अपराधी के नाम से। हाँ, किया। वो फिर जो है बाहर भी कई जगह हुआ नाटक, मतलब लखनऊ और कानपुर के बाहर भी हुआ।
तो वो नाटक एक तरह से जिसको कहना चाहिए कि जैसे एक बंद पड़ी गाड़ी होती है उसको धक्का मारते ना स्टार्ट करने के लिए, वो धक्का सा लगा हमको। और फिर उसके बाद आज तक चलते चले जा रहे हैं। आज आप समझिए कि कितने साल 2021 हो गया है। तो उसके बाद आपने लेखन का भी काम शुरू किया? लेखन मैं तब से निरंतर करता रहा। अभिनय के साथ साथ लेखन का भी काम आपका शुरू? लेखन मैंने बहुत किया। लेखन मेरे आज मैं दावा कर सकता हूँ कि मेरे पास इतना लिखा हुआ सामान है कि मैं 1-2 संस्थाओं को जीवन भर नाटक करने के लिए दे सकता हूँ। जितनी वो एक एक करती रहे तो मैं देता रहूँ। इतने नाटक, मतलब मैंने इतना ज्यादा पढ़ा है। जब से मैं लखनऊ आया हूँ मुझे, मतलब मैं 24 घंटे नाटक कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है कि हर चीज, मतलब कुछ भी, एक ज़माना तो ये था कि मुझे ये लगता था कि योगा करते हैं वो भी नाटक में हो सकता है, मंच पे हो सकता है। मैथमेटिक्स भी मंच पे हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई, मतलब जो आप करना चाहे वो मंच के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मैंने बच्चों की शिक्षा को लेकर भी मैंने बहुत सारे प्रयोग किए उस ज़माने में। और मैं स्कूलों में भी फ्री जाता था, मेडिकल कॉलेज में भी फ्री कराने जाता था। यहाँ ये सेंट ये जो लड़कियों का स्कूल है उसमें भी जाता था। मतलब जहाँ मुझसे कोई कहता था कि आइए नाटक के लिए, पैसे में लेता नहीं था। पैसा मैंने आज तक नाटक से एक नया पैसा नहीं दिया। और अपनी तनख्वाह का हमेशा एक उसी में से 10%, 15%, 20% हिस्सा मैंने नाटक में लगाता रहा। और वो प्रक्रिया आज तक चली आ रही है। तो आपने फिर मुंशी प्रेमचंद पे कुछ? मुंशी प्रेमचंद पे मैंने बहुत काम किया। मतलब किया क्या, मैंने बीच में नाटक बंद कर दिया था। अच्छा। बंद कर दिया था। एक अवस्था ऐसी आई, मुझे लगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। एक बिल्कुल निरर्थक सा लगने लगा। और नाटक करने वाले लोग इतने बदनाम होते हैं कि डिपार्टमेंट में भी लोग हमसे बड़े अच्छे से मिलते थे, बड़े दोस्ताना हमारे सबसे संबंध थे। लेकिन जहाँ बात खत्म होती थी और आपस में कोई बात करता था तो वो यही कहता था ये तो नाटक करते हैं। जब भी कोई बात हो ये तो नाटक करते हैं, ये तो नाटक करते हैं। तो मैं हर साल अपने विभाग की गतिविधियों पे एक नाटक लिखा करता था। और जिसमें चेयरमैन और ऊर्जा मंत्री से लेके और नीचे सहायक अभियंता और कर्मचारियों तक सबकी खिंचाई होती थी व्यंग से। और वो नाटक जो है पूरा का पूरा नाटक साल में एक बार जो है रविंद्रालय में होता था, बड़े लार्ज स्केल पे। आत्मजीत सिंह हमारे दोस्त थे, नौटंकी, वो उसको निर्देशित करते थे, मैं लिखता था। और हम लोग डिपार्टमेंट के ही, मतलब एक 30-35 लोग ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर लेवल के, सब इकट्ठा होके उसको करते थे। और उसमें अपनी ही बुराइयां उजागर करते थे दर्शकों को दिखाने के लिए। उसका एक मैं डायलॉग अगर आप छोटा सा, एक मैंने नाटक लिखा था, कृष्ण चंद्र की एक उपन्यास है, एक गधे की आत्मकथा। एक गधे की आत्मकथा। उसी से प्रेरित होकर मैंने लिखा व्यथा कथा एक गधे की। तो उसका कथा एक गधे की। तो उसका जो है, मतलब जो ओपनिंग थी वो ये थी कि नमस्कार, मैं एक गधा हूँ जो बोलता है। वैसे तो ये कोई विशेष बात नहीं है क्योंकि इस देश में हर गधा बोलता है, लेकिन मेरे साथ एक खास बात है, वो ये कि मैं नाटक करता हूँ। एक बार जब पीठ से जुड़ गया, गालों ने मुंह के भीतर ही भीतर आपस में दोस्ती कर ली। तो एक दिन एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ था, तो मेरे एक दोस्त ने आकर पूछा, बड़ी हिकारत की नज़र से मुझे देखते हुए कहा, क्यों, क्या कर रहे हो? मैंने कहा नाटक। उसने कहा रहे गधे के गधे। मैंने सोचा कि चल बेटा नाटक का, जब तुझे सारी दुनिया तोला रत्ती गधा ही मानती है, तो बन जा गधा। और मैं गधा बन गया और नाटक कर दिया। ये उसका ओपनिंग था। और उसके बाद मैंने उसमें दिखाया कि एक बिजली के खंभे के नीचे एक धोबी आ जाता है। बिजली का खंभा आंधी में गिरा, धोबी उसके नीचे आ गया, दब गया। और उसको छुड़ाने के लिए, उसको निकलवाने के लिए उसका गधा डिपार्टमेंट में दर बदर घूम रहा है। हर एक से कह रहा है कि बिजली के खंभे के नीचे से मेरे धोबी को निकाल दीजिए। और उसको लेके उसी पे पूरा नाटक था।
जो कि व्यथा कथा एक गधे के नाम से हुआ। उसके बाद फिर वो नाटक यहाँ मेघदूत संस्था ने किया, फिर वो नाटक कुंभ मेले में हुआ, कई जगह वो होता रहा वो नाटक। तो ये मतलब इस तरह से एक बार ये था कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, पावर हाउसेस को बेच दिया जाए। तो मैंने नाटक लिखा आओ सखी कुछ बेचे। तो उसमें जो है इंग्लैंड से टीम आके और बिजली विभाग की मशीनों को खरीदने की उसको दिखाया कि कैसे किया। एक बार नाटक लिखा कि रॉकेट लॉन्चिंग फ्रॉम यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो उसमें ये दिखा कि यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक काम मिल गया कि आपको रॉकेट छोड़ना है। तो वो रॉकेट छोड़ने की प्रक्रिया में कैसे रॉकेट में काम होगा, कौन जाएगा, कैसे होगा, और उसमें कितना करप्शन, ये वो सारी चीजें मतलब जो है उसमें हुआ करती। मतलब उसमें इस तरह की भी बातचीत थी, जैसे उसने कहा कि भाई रॉकेट तो बन जाएगा, जाएगा कौन? हाँ, ये भी समस्या है। तो ये हुआ कि चलिए साहब किसी जो है सहायक अभियंता को, क्योंकि सबसे नीचे की पोस्ट ऑफिसर में सहायक अभियंता को पकड़ के लाया जाए, वही चला जाए। उसको बुलाया गया सहायक अभियंता से। उससे कहा क्यों चांद पे जाओगे? तो उसने कहा कि बाई रेल जाना है या बाई एयर जाना है। तो उसने कहा अबे बेवकूफ, बाई रेल कैसे जाएगा चांद पे? बाई चांद पे तो बाई एयर ही जाएगा। तो नहीं जाता। उन्हें क्यों? तो बाई रेल जाता तो कम से कम 10 पैसे पर किलोमीटर का इंसिडेंटल मिलता। तो यहाँ से लेके वहाँ तक का इतने किलोमीटर पे इतने पैसे मिलते। बाई एयर जाने में तो कुछ नहीं, मैं क्यों जाऊँ, मैं नहीं जाता। इस तरह की कहानी थी। इस तरह से मतलब जो है हम लोग किया करते थे। हमारे चेयरमैन भी थे। और उसी से चलते चलते फिर मैंने एक बार स्ट्राइक हुई हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में। तो मेरी ड्यूटी लग गई एक सब स्टेशन पर एक गाँव में। और वो गांव में इतना अकेलापन था, 10 दिन तक मैं वहीं रहा, कोई नहीं था, मतलब मेरे आसपास कोई नहीं था। 10 दिन तक मैं वहीं एक कोठरी में रहा वहीं पर। तो मैंने एक नाटक लिखा हवेली। अच्छा। वो हवेली नाटक फिर कई बार लखनऊ में हुआ, बॉम्बे में हुआ, पूना में हुआ, कई जगहों पर हुआ। फिर मुझको उसका महाराष्ट्र सरकार से उसका लेखन का अवार्ड मिला, हवेली नाटक के लिए वो लिखा मैंने। फिर उसके बाद मैंने एक बार हमारे एक बॉस थे, वो अगाथा क्रिस्टी के बड़े फैन थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे उसका एक उपन्यास दिया, देन देयर वर नन। उसके ऊपर मैंने रहस्य करके एक नाटक लिखा। लगभग मतलब वो नाटक होगा 2 घंटे के करीब। अच्छा, 2 घंटे का था। फुल नाटक था। हाँ, वो नाटक लिखा। फिर उस नाटक को हमने खेला यहाँ लखनऊ में और बहुत सक्सेसफुली खेला। और वो नाटक हुआ। उसके बाद मैंने रहस्य पे बहुत सारे, एक आरोप नाटक लिखा। एक नाटक था ये रेडियो के लिए मैंने बहुत नाटक लिखा। अच्छा। मैं असल में हम लोग बर्लिंगटन होटल में रिहर्सल करते हैं। हाँ, अच्छा, ये आकाशवाणी के बगल में। हाँ, तो बर्लिंगटन होटल में मिस्टर जायसवाल जो है हुआ करते थे, वो ऑल इंडिया रेडियो से संबंधित थे। तो उनका ही बहुत, वो बर्लिंगटन होटल के कमरे बहुत बड़े बड़े थे। हाँ, वो पुराने टाइप का अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं। तो उसमें हम रिहर्सल करते थे। तो वो उनको बाय द वे ऑल इंडिया रेडियो से एक सीरियल बनाने का काम मिल गया। एक तो रस भारती करके कार्यक्रम था, वो मिला उनको करने के, और एक कार्यक्रम और मिला, वो सूचना विभाग। अच्छा। तो वही उन्होंने स्टूडियो बना दिया रिकॉर्डिंग का। तो हम क्योंकि लिखते थे तो हमसे कहा गया कि लिखो। तो मैंने 8-10 नाटक जो है रेडियो के लिए वहीं बैठ के लिख देते थे। अच्छा। और बहुत वो नाटक वो रेडियो पे हुए। पहले उसको तो मतलब वो ड्यूरेशन मतलब आधा घंटा, 15-20 मिनट के। अब तो लिखते नहीं होंगे उस तरह के? नहीं, उस तरह क्यों। मैंने उसके बाद जब मैंने कहा ना, मैंने बंद कर दिया। हाँ, आपने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? क्योंकि मंच पे मैं देखता था कि सवेरे से शाम दिन रात लगने के बाद एक शो करो, और एक शो करने के बाद भी कभी ठीक हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा क्या नहीं हो रहा है। 1 मिनट, हेलो, अभी बात करता हूँ मैं। हाँ,
फिर तो हाँ मैं बात कर रहा, तो मैंने कहा कि बंद कर दिया नाटक, और नाटक बंद किया तो मैंने टीवी के लिए लिखना शुरू कर दिया। मेरे टीवी में लगभग 20-25 नाटक लगातार आए, और कुमुद नागर जी और राजन सबरवाल, ये अशरफ हुसैन, एक ये क्या नाम श्रीवास्तव, ये सारे लोग जो है मेरे नाटकों को इन्होंने सबने किया। तो टीवी पे मेरे बहुत नाटक है, मतलब लगभग 20-21। एक मैंने बच्चों की सीरीज ये पंचतंत्र की कहानियों पे भी आपने बताया था कि पंचतंत्र की कहानियों पे मैंने पूरी एक किताब लिखी है आपने, वो छपी हुई है। उसमें 6 नाटक थे, वो 6 के 6 नाटक। एक यहाँ रामेंद्र सरीन हुआ करते थे दूरदर्शन के, अच्छा हाँ, उन्होंने 6 के 6 एक सीरियल के रूप में बनाया। तो उनको भी मैं अपनी कॉलोनी के बच्चों से ही रिहर्सल करवाया और उनको तैयार करके फिर रिकॉर्डिंग करवाया। तो वो भी हुआ। तो टीवी में मैंने बहुत काम किया। उसके बाद फिर मैंने बीच में जो ये बंद कर दिया, लगभग 15-20 साल मैंने एकदम बंद कर दिया। तो कहीं और जॉब था इसलिए बंद कर दिया कि? नहीं, मैं वैसे तो मैं काम में बहुत बिजी हो गया, इसलिए थोड़ा विराम कर लिया। हाँ, तो काम में इतना बिजी हो गया कि मैं दिन रात, हमने कहा जब हम अच्छे से काम करते हैं तो नाटक ही क्यों, नौकरी भी करके कहीं भी कैसा दिखा सकते। तो नौकरी की, और उसके बाद जब नौकरी से रिटायर हुए तो हमको प्राइवेट कंपनी वालों ने पकड़ लिया, तो 4-5 साल उनके साथ काम करते रहे। उसके बाद हमें ये लगा कि अब हम क्यों बिना बात जो है रगड़ते जा रहे हैं अपने आप को। भाई सेटल हो गए, घर बन गया, गाड़ी है, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे सेटल हो गए। तो मैंने कहा कि अब हम नाटक फिर करेंगे। तो जब फिर नाटक शुरू किया तब हमने कहा कहाँ से शुरू करें। तो कहीं से शुरू करने के लिए हमने देखा कि पहचान बड़ी मुश्किल है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में अगर आप 2 दिन अपने को पीछे कर लीजिए तो फिर आपको कई महीनों और सालों पीछे हो जाते हैं। तो हमने फिर मुंशी प्रेमचंद से शुरू किया। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को, मतलब मैं तब भी पढ़ा, लेकिन देखिए मुझे ये अनुभव हुआ अब कि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं, जैसे जैसे आप जिंदगी के अनुभव लेते जाते हैं, वैसे आपको लेखन भी समझ में आने लगता है। किस जमाने में हमने होरी नाटक किया था मुंशी प्रेमचंद गोदान, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अब जब मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में एक एक कहानी में कितनी परतें हैं, मानवीय संवेदनाएं हैं, साइकोलॉजी है उस समय का, और वो ऐसे विषय है जो आज भी ऐसे जीवंत है कि कोई विषय पुराना हुआ ही नहीं है उनकी किसी कहानी में। मैं ये दावे से कह सकता हूँ। अभी मैं आज उनकी कहानी पर रिहर्सल शुरू किया। माँ बता रहे थे कि आपने माँ पे किया है, और एक आज ही मैंने एक उनका जो नाटक पूरा किया है वो है मंत्र। तो अभी छपने पे नहीं है, छपने जाएगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतनी नाटकीयता, ऐसे चरित्र, इतनी ऐसे, अब जैसे ये बात हो रही है मंत्र की कहानी बड़ी सिंपल, बहुत सभी ने पढ़ी है, सभी ने पढ़ी, सब जानते हैं। मैंने भी पढ़ी है, मंचन देखा भी है, और दूरदर्शन से भी करा था लोगों ने। दूरदर्शन पे लगभग सब कहानियां की। अब मंत्र में ये है कि एक सपेरा है जिसके बच्चे को डस लेता सांप, डॉक्टर देखता नहीं, डॉक्टर देखने से मना करता है, वो मर जाता है। फिर उस डॉक्टर के बच्चे को भी सांप काट लेता है, तो वो सपेरा उसको बचाने के लिए कैसे रात को कैसे तड़पता, उसकी बीवी कह रही मन नहीं मान रहा है, ये बहुत अच्छा कहा। लेकिन मैंने उसको किससे जोड़ा? मैंने उसको इससे जोड़ा कि जो डॉक्टर होते हैं वो जब डॉक्टरी करके निकलते हैं तो एक कसम खाते हैं कि मैं मानव सेवा करूंगा, मैं किसी मरीज को कभी मना नहीं करूंगा। अब यहीं से आप देखिए कि सपेरा प्रोफेशनल नहीं है, उसका ये सिर्फ एक उसके वो है शौक है कि वो किसी को सांप काटे तो उसका जहर उतारता है। और डॉक्टर प्रोफेशनल है कि डॉक्टर उसने प्रोफेशनल जिसने कसम खाई है
तो मैं मरीज को, कोई भी मेरे पास मरीज आएगा मैं मना नहीं करूँगा, वो मना कर देता है। और जो प्रोफेशनल नहीं है उसके बच्चे, उसका बच्चा इस डॉक्टर की वजह से मर गया। लेकिन जब ये बात आती कि उस डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया है, यही बचा पाएगा, तो यही बचा पाएगा। तो ये इसकी कुलबुलाहट जो दिखा बहुत अच्छा। रात का पूरा रात जो उसकी एक्टिंग और सवेरा होने तो उसकी बीवी भी वहाँ मचल रही है, तो बहुत कंट्रोवर्सी। ये इस तरह से मतलब मैं ये देख पाता हूँ कि मैं अब नाटक लिखना बंद कर दिया। क्यों? कि भाई नाटक, हम एक नाटक लिखे तो नाटक लिखने का मतलब है कि कम से कम 6 महीने 8 महीने लगाए, है ना? हाँ, काफी समय लगता है। काफी समय लगे। 6 महीने 8 महीने लगाने के बाद एक निर्देशक को पकड़े, निर्देशक नाक मुंह चढ़ाए। अच्छा, किसी निर्देशक को बहुत पसंद भी आ गया, उसके बाद वो उसे करेगा, करने के बाद वो अगर खराब हो जाएगा तो कहेगा नाटक में दम नहीं था। हाँ, लिखने में दम नहीं रहा। अगर दम नहीं था तो तुमने तो किया क्यों? ये भी एक कंट्रोवर्सी। अच्छा, फिर 1 साल मेहनत करने के बाद, अमेचर थिएटर 1 साल मेहनत करके जो नाटक लिखा, उसको एक निर्देशक करे, उसके बाद उसका एक शो हो, और उसके बाद एक शो होने के बाद उस पर पटाक्षेप हो। अब मैं किसके पास लेके जाऊं कि ये एक नाटक हुआ है, इसको आप भी करिए। तो मैंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानियां करके कम से कम मुझे अपनी संतुष्टि तो मिलेगी कि मैं इसके अंदर से क्या निकालता हूँ, खुद ही लिखूंगा, खुद ही डायरेक्ट करूंगा। तो मैंने इसमें एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। मैंने एक नाटक लिखा जीवन यात्रा, और उस जीवन यात्रा में मैंने मुंशी प्रेमचंद की 3 कहानियों को पिरो दिया आपस में, और पूरा नाटक खड़ा कर दिया। और पूरे नाटक को यहाँ किया, अखबार वालों ने देखा, और डॉक्टर अनिल रस्तोगी वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा हमने ऐसा प्रयोग कभी देखा ही नहीं कि 3 कहानियां एक साथ जुड़ गई और एक नाटक बन गया। उसका नाम क्या रखा था? जीवन यात्रा। जीवन यात्रा भी बता रहा, जीवन यात्रा नाटक ये है, देखिए ये जीवन यात्रा, और इसको हमने किया, ये जीवन यात्रा। और क्या किया था आपने? अब एक में हर साल में हम लोग की एक संस्था वृक्ष कल्याण। अच्छा। तो हम पर्यावरण पे बात करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए जन जागरण करते हैं। तो हर साल मैं एक नाटक लिखता हूँ पर्यावरण पे, और उसको फिर हम लोग करते हैं, और उसमें विशेषज्ञों को बुलाते हैं, और उसमें हास्य भी होता है, व्यंग्य भी होता है। तो ये पर्यावरण पे, ये मेरी लेटेस्ट किताब है। अभी इसका पिछले 15 तारीख को दिसंबर में इसका लोकार्पण। और ये संवाद वाला क्या है? ये संवाद मुंशी प्रेमचंद की कहानियों, 4 कहानियों के नाट्य रूपांतर। इसमें बूढ़ी काकी है, इसमें नमक का दरोगा है, इसमें कफन है, और इसमें मंदिर है। ये 4 नाटक है इसमें, और ये चारों नाटकों में से 2 नाटक हम मंच पर खेल चुके हैं, और मंदिर के तो पूरे यूपी में शो हो चुके हैं। अब मैं मुंशी प्रेमचंद की, अब जैसे मंदिर कहानी का शायद आपने नाम ना सुना, नहीं सुना ना। अब मैं आप वो छोटी सी कहानी, यही मैं कहता हूँ। अब मंदिर कहानी सिर्फ इतनी सी कहानी है कि एक गरीब औरत का बच्चा मर रहा है, और उसका पति सपने में आके उससे कहता है कि तुम इसको मंदिर ले जाओ, और ठाकुर जी के चरणों में इसको बैठाओ, और उनका आशीर्वाद लो, ये ठीक हो जाए। वो उसको लेके मंदिर जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो दलित वर्ग की, अछूत जात की है, तो उसको अंदर नहीं जाने देते। जो पुजारी लोग होते हैं, पुजारी और गांव के लोग उसको, उस औरत को मंदिर में नहीं जाने देते, और उस धक्का मुक्की में मतलब यहाँ तक होती है कि वो चोरी से अंदर जाना चाहते हैं, ताला तोड़ के। तो लोग जाग जाते हैं, धक्का मुक्की होती है, वो बच्चा गिर के मर जाता है। अब आप कल्पना करके, ये मुझे दर्शकों के साथ काम किया। तो थोड़ा हम एक लाइन केवी चंद्रा जी के बारे में चल रहा है। हाँ, तो जब हमने नाटक यहाँ लखनऊ में शुरू किया, तो श्री केवी चंद्रा जी हमारे गुरु थे। उन्होंने ही हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, और उनके निर्देशन में मैंने कई नाटकों में काम किया, और फिर उन्होंने ही मुझे प्रोत्साहित किया। तो मैंने नाटक लिखना भी शुरू किया, निर्देशन भी शुरू किया, और उन्होंने मेरी लिखी मुझसे पूरी एक फिल्म भी लिखवाई।
चिट्ठी के नाम से। चिट्ठी के नाम से? हाँ, और वो चिट्ठी जो है वो मैंने पूरी फिल्म उनके लिए लिखी और फिर उसको उन्होंने शूट करके दूरदर्शन के लिए शूट करके उसको किया। अच्छा अच्छा, बहुत तो शुक्रिया। हम के.बी. चंद्रा जी अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनके बारे में आपने बताया। और भी किसी के बारे में कुछ आपको घटना याद हो? थोड़ी सी घटनाएं तो इतनी है, जैसे नाटक के दौरान आपको हाँ, कुछ ऐसी अब नाटक के दौरान देखिए आपको एक बहुत मजेदार कहा, रवि वैद्य के साथ जो मैंने कहा कि मैंने जाते ही पूछो साधु की किया था नाटक, तो उसमें मेरे रोल की बड़ी तारीफ हुई। बबना का रोल था स्टूडेंट का, हाँ। और रवि वैद्य लीड रोल कर रहे थे, उनका रोल था प्रोफेसर का। तो वो मुझको उकसाते हैं कि मैं मैनेजमेंट के लिए विद्रोह करूं, है ना। अब वो कैसे अच्छा हुआ मैं आपको बताता हूँ कि सीन ये था कि हम शराब पी के नशे में धुत हैं और बाप से बहुत डरते हैं। तो हम अपने टीचर को, प्रोफेसर को, रवि वैद्य को कह रहे हैं कि मार्ट साहब आप ये जो हमसे करने को कह रहे हो इस पर हमें बाप बहुत मारेगा। वो कहता है कि तू अपना प्रेम का, मैनेजर की लड़की से अपना प्रेम प्रदर्शित कर दे। तो वो कहता कह तो दूंगा लेकिन बाप बहुत मारेगा, बाप बहुत मारेगा। और उसमें बहुत सारे डायलॉग थे और वो डायलॉग इतने छोटे छोटे थे कि हमको याद नहीं रहते थे। अब जब हमको याद नहीं रहते थे तो होता ये था कि रवि वैद्य को सब याद था। हाँ। तो रवि वैद्य क्या करता था कि अपना सवाल पूछता था, अरे बगना साले तूने क्या किया, और उसके बाद वो मुझे मेरा डायलॉग बताता था। तो जब वो मुझे मेरा डायलॉग बताता था तो मैं यूं करके उसका डायलॉग सुनता था। जब सुन लेता था फिर मैं बोलता था कि माट साहब बाप बहुत मारेगा। तो वो जो पॉज आ जाता था, तो और जो वो मुझे बताता था, दर्शकों को ये लगा कि ये नशे की कितनी बड़ी एक्टिंग कर रहा है, नशे में क्या डूबा हुआ क्या। वो इतना अच्छा लगा कि नाटक उठ गया। होता है कभी तो ये तो यादें हैं सब। हाँ, और देखिए ऐसी ही एक के.बी. चंद्रा जी के निर्देशन में हम नाटक कर रहे थे, ध्रुव स्वामिनी। हाँ, ध्रुव स्वामिनी अच्छा नाटक है। अब ध्रुव स्वामिनी में मेरा रोल इतना छोटा कि उसमें कुछ था ही नहीं, एक हिजड़े का रोल था। और हिजड़े के रोल में मुझे एक तरफ से विंग से आके और बीच में दरबार में ताली बजा के कहना, ए कुमार देखो तो ये हमें छेड़ता है, ये कह कर उधर निकल जाना है। और एक बार फिर उधर से निकल के, ए कुमार देखो तो ये हमें छेड़ता है, फिर इधर निकल जाना। अब उसमें कुछ था ही नहीं। निर्देशक भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। रोल इतना छोटा है कि कोई तवज्जो भी नहीं दे रहे। मतलब एक ये समझ लीजिए बिल्कुल पासिंग थी, बिल्कुल घटिया रोल था। तो अब उसको करे क्या, नए थे, बड़ा शौक था। हाँ, तो हमको एक सत्यानंद राव हुआ करते थे, फिल्मों के निर्देशक भी थे। उनकी पत्नी से हमने कहा कि हम क्या करें, हमें ये रोल मिल गया है। वो भी वहाँ थे। तो उन्होंने कहा कि तुम इसमें आप कुछ डांस डालो। तो हमको जो है उन्होंने डांसिंग स्टेप सिखाए, तो हमने वो डांसिंग स्टेप सीखे। तो उस जमाने में वो डांसिंग, उस जमाने में इतनी ऊंची हील चला करते थे और टाइट पैंट और ऊंची हील, उसमें हमने रिहर्सल किया और उनको इतना रिहर्सल किया कि हमारे पैरों में क्रैम्प आने लगे और हमसे खड़ा न हुआ जाए। लेकिन जब वो शो हुआ और शो में जब हम इधर से वो डांसिंग स्टेप करते हुए गए और हमने बोला डायलॉग और डायलॉग बोल के उधर निकल गए और उधर से फिर लौट के आए, तो पीछे का ऑडियंस वहाँ वो बैठे थे, के.बी. चंद्रा साहब पीछे बैठे थे कंट्रोल रूम पे। अच्छा। वहाँ से उन्होंने मैसेज भेजा कि के को बधाई दे दो, के को बधाई दे दो, कितने बढ़िया रोल किया। मतलब पब्लिक जो है ना एकदम खुश हो गए 1 मिनट के 1.5 मिनट के रोल में। तो कब क्या हो जाता है नाटक में, ये घटनाएं कुछ ऐसी है। और देखिए नाटक का दुख, एक बार हम बॉम्बे गए, सत्य हरिश्चंद्र नाटक कर रहे थे, के.बी. चंद्रा साहब के निर्देशन, और उसमें मैं नारद का रोल कर रहा था। वो उस दिन इतनी भयंकर बारिश हुई
जो नाटक 6 बजे शुरू हो रहा था रात के 10 बजे शुरू हुआ। उसमें दिलीप कुमार वगैरह भी आए थे। और जैसे ही मैं मंच में घुसा मैं अपने डायलॉग भूल गया, और डायलॉग भूलने के बाद फिर जैसे तैसे उस सीन को निकाला। अब के.बी. चंद्रा ने हमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो घटना आज तक हमारे मन को कचोटती है कि हम नाटक में डायलॉग भूल गए, और डायलॉग भूलने के बाद हमने उस पूरे नाटक को प्रभावित कर दिया, खराब कर दिया। वो कष्ट हमें आज तक ये नाटक की घटनाएं, तो जो नाटक में जो कुछ होता है वो आपका हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। चलिए बताइए कि क्या ये विषय आपको 100 साल पुराना लगता है? अभी आज ये विषय बिल्कुल ऐसा का ऐसा है कि नहीं? आज भी आप अखबार में देखिए, अभी भी वो चर्चा चल रही कि साउथ में मंदिर में औरतों को नहीं जाने देते। हाँ, नहीं जाने देते। तो मुंशी प्रेमचंद की कोई एक कहानी कोई पुरानी नहीं। तो आप बताइए, तो जब इतनी मजबूत, इतनी अच्छी, इतनी संवेदनाशील कहानियां उपलब्ध हैं, तो हम क्यों नाटक लिख के और अपना सिर खपाएं और उसके बाद जो है निर्देशकों के पीछे पीछे भागे कि भैया आप इसको कर दीजिए। हाँ, सही बात है। तो उनको क्या कहते हैं, इसमें कोई दम नहीं है, कोई दम। भाई अब आप हमने लिखने में जान लगा दी। हाँ, और दम नहीं। आप ये समझिए कि 1974 से लेकर आज तक मैं लगभग 100 नाटक लिख चुका, कर चुका या निर्देशित कर चुका। तो उसमें कम से 40-45 नाटक तो मैं लिख चुका। तो 40-45 नाटक को अगर आप एवरेज करेंगे तो हर साल एक नाटक होगा। हाँ। तो इसका मतलब मैं निरंतर लिख रहा हूँ। लेकिन उस लिखने का फायदा क्या है? आप भी शायद मुझे किसी से पूछते पाछते ही मुझे ढूंढते हुए आए। मैं कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं कि सब कोई मुझे पहचाने। क्यों नहीं हूँ? मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं जानबूझ के, मुझे लगता है कि मेरा ये लिखा हुआ अगर मैं किसी को दूंगा वो खराब कर देगा। अगर वो कोई, तो मैं उसको, मुझे यही एक बड़ी परेशानी लगती है कि इसको हम किन हाथों में सौंप दें इसको, जो ये रचना कहीं आगे चले जाए, आगे करे लोग करें। सही कहा। किसको करते लोग? बॉम्बे में इधर उधर कहीं कुछ कोई मशहूर हो जाता है तो हो जाता है। तो वही है। बहुत आपके साथ काफी किसी बातें पुराने, आप तो कह रहे थे कि आपको तो सब चीज याद है, सब कुछ है, तो आप कर रहे हैं। अच्छा, आपने किस किस निर्देशकों के साथ काम किया है वैसे? मैंने बताएंगे पुराने कलाकारों को। पुराने कलाकारों, मैंने के.बी. चंद्रा साहब के साथ काम किया, आतमजीत सिंह के साथ बहुत काम किया। आतमजीत सिंह, और अभी उनकी 70 वर्ष की उम्र में भी मैंने, उन्होंने एक नौटंकी की थी भान चरित्र, उसमें मैंने जोकर का रोल किया। अच्छा, अभी मतलब शो मस्ट गो ऑन है, मतलब शो मस्ट गो ऑन करते रहना चाहिए। मतलब अखबारों में ये छपा कि 70 साल के वृद्ध थे और मैं उसमें नाचा कूदा, सारा नौटंकी में सब कुछ किया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। हाँ, तो आतंजीत और कई निर्देशकों के साथ, मतलब लखनऊ के तो बहुत ही सारे निर्देशकों के साथ काम किया मैंने जो है। और मोस्टली नौकरी की वजह से और इन सब वजहों से या अपने आलस की वजह से शहर से बहुत ज़्यादा बाहर जाके हमने काम जो है नहीं किया। कानपुर तक ही रवि वैद्य के साथ कानपुर गए एक दो बार, और बहुत आलोपी वर्मा के साथ काफ़ी काम किया। ये सब असल में आलोपी वर्मा जब पास करके आए तो के भाई के पास आए, हमने इनको पहले इनके साथ नाटक जो है वो किया, जात ही पूछो, जात न पूछो साधु की। हाँ, तो वो नाटक जो है निर्देशित किया इसने, तो मैंने आलोपी ने, तो मैंने उसमें बबना का रोल किया, और रोल आज तक याद किया जाता है। अच्छा। बबना का रोल जो है, और रवि वैद्य ने उसमें लीड रोल किया था, प्रोफेसर का। हाँ, और मैंने बबना का रोल किया था, लड़के का रोल किया था। तो एक जमाना हो गया। बहुत साल हमें बहुत अच्छा लगा जो आपके साथ आज परिचय हुआ। 30 सालों बाद हमें मालूम नहीं था कि आप इतने बड़े योग्य कलाकार भी हैं। चलिए, मैं आपसे मिलकर धन्य हो गया, और आपके साथ बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना समय दिया। मैं छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहूँगा।
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी